नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं या कहीं से आ गए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक इस पे आपको रेगुलर मिलेगा। तो ये जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए क्लास शुरू की गई है, जो कि टॉपिक है आप लोगों का शैक्षिक मनोविज्ञान या कह लीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजी, या हम लोग बोलते हैं शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। जो भी हो, तो इस पे 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज जो क्लास है वो क्लास 4 है और हम लोगों ने लास्ट में जो पढ़ा था तो हमने संप्रदाय पढ़ा था। शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या है? तो एक्चुअली संप्रदाय बीए पार्ट 2 के बच्चों में नहीं है, पर उनको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, इस वजह से बताया था। और बाकी इसका टाइटल हमने इसीलिए रखा है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि आप चाहे बीए की स्टूडेंट हो, जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको कहाँ पढ़ने को मिलती है? सबसे पहले आप बीए पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर आप जब एमए आ जाते हैं वहाँ पढ़ेंगे, या आप बीएड कर रहे हैं, इसके अलावा बीटीसी, मतलब कोई ऐसा डिसिप्लिन जहाँ पे आपको शैक्षिक मनोविज्ञान मिलेगा। तो इसीलिए मैं उन सारे जगहों का पैटर्न सिलेबस लेके चल रहा हूँ। तो आप चाहे बीए में हो, एमए में हो, बीएड हो, बीटीसी हो, एमएड हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो या नेट ही दे रहे हो, तो आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल होगी। इसलिए सारे टॉपिक की कवर किए जाएंगे। तो बीए पार्ट 2 वाले भी इसको इजीली देख सकते हैं, और जिनका बीएड, बीटीसी या जो भी सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको शिक्षा मनोविज्ञान की हेल्प चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया कि संप्रदाय के बारे में पढ़ चुके थे, तो बीए पार्ट 2 के जो बच्चे हैं उनका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है मेथड। मेथड किस चीज के लिए? कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्टडी के लिए। अब यहाँ पे हम स्टडी क्या करते हैं? हमें मेन स्टडी करना होता है ह्यूमंस का और उनके व्यवहार का। हम अध्ययन ही करेंगे ना मनोविज्ञान में, और क्या कोशिश करेंगे? इसी चीजों को समझने के लिए कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे होता है या किस सिचुएशन में वो कैसा बिहेव करेगा, इन चीजों को स्टडी करने के लिए कुछ विधियां दी गई हैं। तो उन्हीं विधियों की आज क्लास है, यानी उन्हीं में से हम पढ़ेंगे। तो जो आज हम लोग पहली मेथड पढ़ने वाले हैं वो है ऑब्जर्वेशन। अगर मैं बात करूं ऑब्जर्वेशन मेथड की, तो जिन लोगों ने संप्रदाय वाले वीडियो देखे होंगे वहां पे मैंने, यानी साइकोलॉजी के जो स्कूल्स कहे जाते हैं संप्रदाय को, वहां पे मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे रखा है ऑब्जर्वेशन मेथड का। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे और उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा इसकी हेडिंग बना देते हैं और इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो हिंदी में हम लोग नाम लेते हैं, आप कई जगहों पे पढ़ेंगे अवलोकन के नाम से, या कई जगहों पे आप इसे पढ़ेंगे निरीक्षण के नाम से। तो कंफ्यूज मत होना, चाहे अवलोकन लिखा हो, चाहे निरीक्षण लिखा हो, चाहे ऑब्जर्वेशन, ये सेम चीज है। अब देखो, इसको देखो, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बस इसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर बता दूं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि देखिए, हमारे पास ज्ञानेंद्रियां होती हैं और कर्मेंद्रियां होती हैं, और इनको जब मिला देते हैं तो हम लोग इंद्रियां कहते हैं। इनकी संख्या होती है 11। वो कैसे होती है वो जब मैं फिलोसफी पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, लेकिन अभी जान लीजिए नॉर्मली हम लोग 10 जानते हैं, लेकिन जो दर्शन शास्त्र कहता है वो 11 मानता है। तो अगर हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं तो हम किसको कहते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से इसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, या कह सकते हो कि हम ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करते हैं। उसके लिए हमें अपनी इंद्रियां यूज करनी पड़ती है। और जैसे एक ह्यूमन थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूं गोला गोला काम के, देखो यहाँ पे कान होते हैं, ये आपकी आंख होती है, और यहाँ पे नाक होती है, और त्वचा बाकी तो आप जानते ही हैं। अब होता क्या है कि आप इन्हीं इंद्रियों, खासकर इसमें हम ज्यादातर यूज करते हैं अपने आंख और कान का, कि हम घटनाओं को देखते हैं। कोई घटना हो रही है, हम उसको वॉच कर रहे हैं। जैसे मैच हो रहा हो, आप मैच देख रहे हैं, या आप फुटबॉल देख रहे हैं कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, आप उसका वॉच कर रहे हैं। या कोई कुछ लाउडली कन्वर्सेशन कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? उस साउंड को सुन रहे हैं कि वो क्या बोला जा रहा है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं अवलोकन। यानी जब आप अपने आंखों और कानों का, मैक्सिमम तो इन्हीं का यूज किया जाता है करते हुए, एक पॉइंट इसमें और जोड़ दीजिए, जब आप इसका स्टडी के रूप में यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं? उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब आप कागज पेन इस्तेमाल करेंगे, और आप जो जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे मान लो कल का मैच ले लेते हैं, पहला विकेट कब गिरा, दूसरा विकेट कब गिरा, आप मैच देख जरूर रहे हैं पर उसको क्या किया? आप उतारते चले गए।
रिकॉर्ड करते चले गए। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपको एक प्रूफ मिल जाता है, एक एविडेंस होता है कि हाँ इस टाइम पे ये घटना घटी थी, और आपको रिमाइंड करने में दिक्कत नहीं होती। बाकी अगर आप मेंटल में रखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है कोई घटना आपसे मिस हो जाए कि अच्छा 17वां ओवर में क्या हुआ था। ऐसे में चांसेस होते हैं कि आप आउट कर जाओ। तो अवलोकन का मतलब सीधे से होता है कि आप अपनी आंखों के द्वारा या अपने कानों के द्वारा किसी घटना को देख सुन के उसको अनुमान लगाते हैं और उसका एक निष्कर्ष देते हैं। ये कैसे के द्वारा? रिकॉर्ड तैयार करके कि अच्छा ये हुआ। जैसे कोई बच्चा है कक्षा में, अचानक से आप वॉच कर रहे थे, उसने क्या कर दिया, एक आक्रामक बिहेव दिखा दिया, तो आप जानेंगे अरे नहीं तो अभी सब सही चल रहा था, आक्रामक कैसे हो गया। तो आप वॉच कर रहे होंगे तब आपको पता चल जाए कि हाँ सामने वाले ने उसे कुछ बुरा बोला या उसने पहले शुरुआत की, देन ये बच्चा आक्रामक हो गया। तो ये होता है अवलोकन। अब जान लेते हैं इसके थोड़ा टाइप्स के बारे में। नॉर्मली मैंने उस दिन भी बताया था कि ऑब्जर्वेशन हम दो रूप में लेते हैं। तो मैंने बताया था एक होता है आंतरिक, दूसरा मैंने बताया था बाह्य। पर ध्यान देना, जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूज करते हैं तो हम बाह्य अवलोकन का यूज करते हैं। बाह्य अवलोकन का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दूसरों का अध्ययन करना है, खुद का नहीं करना है। खुद का करना होगा तो हम इसका यूज करेंगे, आंतरिक। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अदर, हम दूसरों का अवलोकन करने के लिए बाह्य अवलोकन का यूज करते हैं। बस हम वही करेंगे और कुछ खास नहीं करेंगे, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप बहुत इजीली किसी का अवलोकन कर सकते हैं कि सामने अगर बच्चे गेम खेल रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है उसकी स्टडी हैबिट देख सकते हैं। मतलब सिर्फ आप अपने आंखों और कानों का इस्तेमाल करके इस टूल्स का, यानी इस स्टडी मेथड का, एजुकेशनल साइकोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं। किसका? अवलोकन का। तो ये सबसे सरल विधियों में से है और एक प्राचीन विधि भी है, आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। तो मैंने बताया कि आंतरिक में आप अपना अवलोकन करते हैं, बाह्य में हम दूसरों का करते हैं। इसके अलावा भी इसके और प्रकार होते हैं, जैसे कि पार्टिसिपेंट, जिसको हम बोलते हैं सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में क्या होता है कि जब आप किसी घटना का अध्ययन करना चाहते हैं या मान लीजिए किसी खास ग्रुप का देखना चाहते हैं कि वो पूजा कैसे करते हैं, या कह सकते हो जैसे चर्च में हो जाता है तो वो क्या करते हैं चर्च में जाके, तो आप क्या करते हैं कि उस ग्रुप के आप एक एक्टिव मेंबर बन जाते हैं और उनके साथ साथ वो सारी एक्टिविटीज करते हैं। किसमें? पार्टिसिपेंट में। नॉन पार्टिसिपेंट भी होता है इसी के जस्ट अपोजिट। वहां पे आप क्या करते हैं, आप बस दूर से घटना का ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप उनकी एक्टिविटीज में कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा फॉर्मल भी होता है, मतलब जब आप एक संस्था के थ्रू अगर करते हैं तो आप औपचारिक तरीके से करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है। कंट्रोल क्या होता है इसका तो आप लोग बहुत बार सामना कर चुके होंगे। मैं बहुत तगड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जाम में जो सिचुएशन होती है वो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होता है। वहां पे एक सामने एग्जामिनर बैठा होता है, सामने 20-50 बच्चे बैठे हैं, लेकिन मजाल है कि एक बच्चा नकल कर ले, क्योंकि उसे पता है कि उसने नकल किया, सामने वाला देख रहा है, उसे तुरंत परीक्षा से बाहर कर देगा। तो ये हम लोगों ने एक आज पढ़ लिया अवलोकन के बारे में, और इसी सीरीज में हम दूसरा पढ़ेंगे। एक मेथड और पढ़ते हैं, कम से कम 2 मेथड पढ़ते हैं, हम आपको 4-5 मेथड बताएंगे जिसके बारे में आप जानिए। दूसरा है प्रयोगात्मक विधि। और मैं उन बच्चों को एक बात बता देता हूं जो बच्चे बीए के नहीं है, इवन अगर वो बीएड के हैं या एमएड के हैं या एमए के हैं, तो ये चीजें जो मैंने भी बताया, जैसे अवलोकन आपको बताया, तो अवलोकन क्या है, एक उपकरण भी होता है जब हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन में हमारे हेल्प करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि बता रहा हूं, यानी कौन सी? एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जानते क्या होता है? एक रिसर्च की विधि है। और यही चीजें क्या होता है कि बहुत सी चीजें जो साइकोलॉजी में है, यानी मनोविज्ञान में है, जो प्योर साइकोलॉजी है, वहां से वो हम जब यहाँ यूज करते हैं तो वो हम ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करने के लिए यूज कर जाते हैं। यही मेथड हम यूज करने लग जाते हैं रिसर्च में, तो हमारा रिसर्च का हम डेटा कलेक्शन के हिसाब से करते हैं, फिर यही हम सोशियोलॉजी में भी यूज करते हैं। तो मेथड वही होते हैं, बस पर्पज हमारे बदल जाते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, अगर किसी को प्रयोगात्मक विधि पता है तो वो सेम चीज यहाँ पे है, कुछ अलग नहीं होता है। चलिए आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, ये कैसे स्टडी काम करता है।
तो ये देखो, जैसे मैंने भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, तो उसी तरह ये क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ऐसे समझ लो, एक ये है वेरिएबल v1 और एक ये है वेरिएबल v2। अब ये होता है एक स्वतंत्र चर जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र, और ये होता है परतंत्र। अब ये दो चर होते हैं कम से कम, प्रयोगात्मक शोध कह लीजिए या विधि कह लीजिए, तो आपको कम से कम दो लोग चाहिए। इस दो लोग में क्या होगा कि एक में आप जोड़ तोड़ कर सकते हैं, यानी मैनिपुलेशन कर पाएंगे, और इसमें मान लीजिए हम इसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको स्वतंत्र बनाया है। चलो मैनिपुलेशन कर देते हैं कोई भी, तो हम इसमें जो भी मैनिपुलेशन करेंगे इस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसी चीज का जब हम अध्ययन करते हैं एक नियंत्रित तरीके से, तो उसी को हम बोलते हैं प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से स्वतंत्र चर में हेर फेर करते हुए घटना का बार बार हम रिपीट करके देखते हैं, कारण प्रभाव संबंध स्थापित करते हैं कि हाँ अगर ये घटना हो रही है तो इस कार्य का कारण यही है। हम कारण कार्य इफेक्ट यहाँ पे स्थापित कर पाते हैं और बताते हैं कि हाँ ये जो फिनोमिनन हुआ है इसका कारण यही है। ये होता है हमारा प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि भी आगे चल के दो हिस्सों में हो जाती है। अब उस दोनों हिस्सों में बस एक अंतर आ जाता है। वो अंतर क्या आता है प्रयोगात्मक विधि में? हमारे पास एक है लैब, दूसरा होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट। लैब में क्या होता है कि जो हमारे पास वातावरण या कह सकते हो सिचुएशन को नियंत्रण करने की क्षमता होती है वो कंप्लीट होती है। जैसे एक कमरे में अगर आप एसी चला रखे हैं, लाइट है, रिमोट है आपके पास, तो आप एसी को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उसका टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। चलो जिनके घर में एसी नहीं, पंखा तो है, जैसे हमारे यहाँ पंखा है, ऊपर चल रहा है बेचारा, तो क्या होता है आप पंखे को भी घटा बढ़ा सकते हैं ना अपनी आवश्यकता अनुसार। तो ये क्या था, एक कंट्रोल का एग्जाम्पल था। और फील्ड में क्या होता है कि सिचुएशन वास्तविक होती है। यहाँ पे जो नियंत्रण होता है वो पूरी तरह से नहीं होता है। जैसे अगर आप ऑन रोड पे स्टडी कर रहे हो तो जो गाड़ियां आ जा रही हैं वो शोर आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी स्टडी हो रही है। तो यही दोनों में अंतर आता है और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इसमें क्या होती है कि शुद्धता ज्यादा होती है, क्योंकि हमने हर तरीके से कोई भी चीज इसको इफेक्ट नहीं कर पा रही है, हर बाहरी चीज को हमने रोक रखा है, और इसमें बस यही शुद्धता की कमी हो जाती है। अंतर यही आता है। तो ये दो मेथड हम लोगों ने अभी आज देख लिया है, प्रयोगात्मक विधि देख लिया है और एक अवलोकन देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को केस स्टडी बताएंगे कि केस स्टडी मेथड कैसे काम करता है। उसके बाद आप लोगों को सर्वे मेथड बताएंगे। तो ये दो मेथड हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो कि हमारी न्यू क्लास होगी, क्लास नंबर 4। और चाहे जिस फील्ड के बच्चे देख रहे हैं, जिनका एजुकेशनल साइकोलॉजी है, किसी भी वे में, चाहे आपका बीएड में हो, बीटीसी में हो, एमए हो, या नेट दे रहे हैं एमए से या एमएड के थ्रू, तो ये प्रॉपर आपके लिए हेल्प करेंगे। इसीलिए इसका टाइटल में एजुकेशनल साइकोलॉजी रखा हूँ और कुछ नहीं रखा हूँ, और हर सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। तो लगातार वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और टारगेट रख रहा हूँ, मेहनत करता हूँ। 100 लाइक्स अगर आएंगे तो जो मैंने इसका रिटन नोट्स बनाया है वो मैं टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।